आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन अग्नि पेयजल पर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान दून में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और डीजीपी समेत वन विभाग के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम की बैठक से जुड़े। इस दौरान सीएम ने वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त किया है। साथ ही धामी ने मामले को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। साथ में वन अग्नि की बढ़ती घटनाओं पर जो चिंता व्यक्त किया गया है उसके निवारण को लेकर के चर्चा की गई। इस पूरी घटनाक्रम के दौरान वहां पर तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने आवश्यक निर्देश दिए और साथ ही इस पूरे मामले पर रोकथाम को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश के तहत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की बातें भी कही। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस बैठक में अब पूरे मामले को लेकर के निवारण जल्द निकालने का भी निर्देश जारी किया गया है। वन अग्नि की बढ़ती घटनाएं बीते कई दिनों से सामने आ रही थी, जिस पर अब चिंता व्यक्त किया गया है और इस चिंता को लेकर के लगातार पुष्कर सिंह धामी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटे थे। बीते कई दिनों से वो इसे लेकर के निर्देश दे रहे थे, लगातार बैठकें कर रहे थे और अब एक और बड़ी बैठक और उसके बाद इस समीक्षा बैठक के बाद निवारण को लेकर के जल्द निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो ये बैठक की गई थी, इस बैठक में मुख्य रूप से अग्नि शमन को लेकर के बात की गई है। जो वन में अग्नि की बढ़ती घटनाएं हैं उसको लेकर के तमाम चर्चाएं की गई हैं, किस तरह से इस पर रोकथाम लगाया जा सकता है। साथ ही इस पूरे मामले में रोकथाम के साथ किस तरह से अतिक्रमण को भी रोका जा सके, इस पर भी बात की गई। आपको बता दें कि यही नहीं, वन को लेकर के तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। वन में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम की बातें कही गई हैं। आपको बताते चले कि सीएम धामी ने यह समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम नेतागण यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने अपनी तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी तमाम बातें सामने रखी, तमाम परेशानियां सामने रखी, जिसके निवारण को लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वन अग्नि का जो ये मामला है इस पर रोकथाम लगा पाना प्रशासन के लिए आसान होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोशिश अपनी तरफ से की जा रही है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह से कोशिशें की जा चुकी हैं। हालांकि ये मामला अभी तक रुका नहीं है। प्रशासन के हाथ से लगातार इस पूरे मामले में ये चीजें देखने को मिली कि इस तरह से घटनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल इस बार भी कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी लोगों की तरफ से कोशिश यही की जा रही है, तमाम नेताओं की तरफ से निर्देश भी इसी के रूप में दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर गहन चिंतन हो और साथ में इस पूरे मामले पर लेकर के चीजें अपने साथ काम कर सके। अब हमारे साथ पूरे मामले पर आगे की जानकारी के लिए जितेंद्र पटवाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? देखिए, उत्तराखंड की वर्तमान जो स्थिति है वो काफी दिक्कतों भरी चल रही है। चाहे पेयजल की बात करें, चाहे वनाग्नि की बात करें, दोनों बड़ी विकट समस्याएं आज उत्तराखंड में खड़ी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित नजर आ रहे हैं और वो प्रदेश में न रहते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों विभागों की समीक्षा दे रहे हैं। आज दिल्ली से मुख्यमंत्री ने इसी क्रम में पेयजल और समस्या और वनाग्नि की समस्या को लेकर दिल्ली से उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और प्रदेश की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उसके निराकरण के लिए क्या कुछ प्रयास विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं और उसकी भी जानकारी दी और कई महत्वपूर्ण उन्होंने जो निर्देश हैं वो भी बैठक में अधिकारियों को दिए। देहरादून में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत वन विभाग के जो अफसर थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम से जुड़े और वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर अपने अपने वक्तव्य उन्होंने रखे, वस्तुस्थिति की जानकारी दी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री
खाते चिंतित इस वनाग्नि को लेकर नजर आ रहे हैं। और तो प्रदेश में पीने के पानी का संकट जो है जो लगातार गहरा रहा है, कई जगहों पर जो पेयजल आपूर्ति है वो सुचारू नहीं हो पा रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आदेश भी दिए हैं। जी यहाँ पर जितेंद्र ये भी जानना चाहेंगे कि पहले हम जिस तरह से देख रहे थे कि वन में जो भी घटनाएं चल रही हैं अग्नि को लेकर के या अतिक्रमण को लेकर के, उस पर पहले भी रोकथाम लगाया जा चुका है, इस बार भी रोकथाम लगाने की मुहिम जारी है। इस बार ऐसी कौन सी वो कड़े निर्देश है जो जारी किए गए हैं पहले के मुताबिक, क्योंकि पहले इस तरह से निर्देश जारी किए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी रोकथाम लगा पाना आसान नहीं था। क्या इस बार मुहिम के जरिए रोकथाम लगाया जा सकता है? देखिए, आज स्थिति काफी विकट है। पूर्णतः रोकथाम लगाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 80% उत्तराखंड का वन क्षेत्र है और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उसके अनुपात में बहुत कम मैन पावर विभाग के पास है। इसके लिए SDRF, डिजास्टर मैनेजमेंट और कई बार सेना की मदद भी लेनी पड़ती है। काफी बृहद रूप से उत्तराखंड के वन इस बार धधक रहे हैं और संभवतः कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन पूर्णतः काबू पाना बड़ी मुश्किल बात है। और कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं होते हैं, क्योंकि उसका विभाग का एक शेड्यूल है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति के या शरारती तत्व जो है वनों की संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही और दंडात्मक कार्यवाही FIR भी उन पर हो रही है। इसके अलावा सभी जो कर्मचारी हैं वन विभाग के, उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो विभाग जो यथासंभव हो पाता है वो कर रहे हैं। 24/7 जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो वस्तु स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो कोशिशें हो सकती हैं वो की जा रही हैं। बाकी कोई विशेष दिशा निर्देश उस पर जारी हो ऐसा अभी तक नहीं है, क्योंकि दिशा निर्देश वही विशेष है। सभी वन कर्मियों की, विभाग के सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां तत्काल रोक लगा दी गई है। उनको ऑफिसों को छोड़कर जंगलों में रहने की बात कही गई है। कोई भी प्रदेश का जो अधिकारी है वो देहरादून किसी भी मीटिंग में नहीं आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनसे बात की जाएगी। और तो मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अपने आप में काफी चिंतित सरकार नजर आ रही है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन भटकते जंगलों को जलने से रोका जा सके। जितेंद्र, क्या लगता है कि किस किस वन क्षेत्र को मुख्यतः रूप से सबसे पहले इस मुहिम के जरिए जोड़ा जाएगा? देखिए, इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। पूरे प्रदेश में जंगल धधक रहे हैं। कोशिशें ये की जा रही हैं कि कोई रिहायशी इलाका इसकी चपेट में ना आए, और जब सूचनाएं मिल रही हैं तो उस ओर खासा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कई जगह वनों के आसपास में बस्तियां हैं, रिहायशी इलाके हैं, तो जहाँ वन हानि के साथ साथ जन हानि होने की संभावना है, वहां पर पहले ध्यान दिया जा रहा है और उसके लिए वहां पर जो कार्य योजना है वो तैयार की जा रही है। जी, यहाँ पर जितने भी नेता और जितने भी मुख्य अधिकारी मौजूद रहे, उन सभी की तरफ से क्या अभी प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस मुहिम को लेकर के? देखिए, सामान्य सी बात है कि हर कर्मचारी, हर अधिकारी जो है वो प्रयासरत है कि उत्तराखंड की जो वनाग्नि है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। पूरे प्रदेश से वनाग्नि की घटनाएं आ रही हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो जंगल हैं उनमें आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो काफी बृहद रूप में उत्तराखंड की जो वन संपदा है वो इस बार जल रही है, और ऐसा नहीं है कि काबू नहीं पाया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद किसी स्थान पर काबू पाया जा रहा है तो तब तक दूसरी घटनाएं सामने आ जा रही हैं और काफी मशक्कत वन विभाग को भी करनी पड़ रही है। अब हो सकता है कि अभी मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जारी किया है कि आगामी 2-3 दिनों में उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। तो अगर मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सही हुई और आगामी 2-3 दिनों में उत्तराखंड में बारिश हुई तो संभवतः इस पर बहुत जल्द काबू पाया जा सकता है, क्योंकि विभाग भी अपनी हर तमाम कोशिशें कर रहा है और इन पर काबू पाने की लगातार प्रयास जारी है। जितेंद्र, इस मीटिंग के दौरान सिर्फ वन अग्नि के रूप में ही चीजें हुआ है या फिर उसके अलावा भी किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा हुई है? यहाँ पर देखिए, वन विभाग को लेकर के तमाम जानकारी जितेंद्र ने हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम धामी की तरफ से जो ये समीक्षा बैठक हुई है, इस समीक्षा बैठक में तमाम चीजों को लेकर के अब कार्रवाई की जा रही है, निर्देश को लेकर के।
वहीं राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की सभी तैयारियों का ब्यौरा लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा की ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वाली ड्यूटी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पूरे समर्पण भाव से कार्य करना होगा। वहीं राज्यपाल ने यात्रा से जुड़ी सभी सेवाओं में लगातार सुधार भी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से भी यात्रियों को सुविधाएं देने की साथ ही यात्रा संबंधी विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करने से सभी विभागों को समाधान और प्रबंधन करने की बात कही गई है। वहीं राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेताओं के किए टिप्पणी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं के दिल और दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश की उम्मीद राहुल गांधी से है और देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी है, इसीलिए बीजेपी नेताओं के दिलों और दिमाग पर भी राहुल गांधी छाए हुए हैं। तभी बीजेपी के नेता बार बार राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यशपाल आर्य की तरफ से ये बयान ऐसे समय पर सामने आया जब राहुल गांधी के ऊपर लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी जारी है और इस बयानबाजी के तहत लगातार राहुल गांधी को हर तरफ से घेरने की कोशिश बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। वहीं पर यशपाल आर्य ने समर्थन करते हुए राहुल यादव के समर्थन में बड़ी बातें कही, जिसमें से महत्वपूर्ण बातें हमने आपके सामने रखी है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि बीजेपी नेताओं के कटाक्ष के समय पर बीजेपी के नेता के दिल दिमाग पर राहुल गांधी है, ये कहना है यशपाल आर्य का। उन्होंने ये भी कहा कि देश की उम्मीद राहुल गांधी से है। ये तमाम बड़े बयान जो है वो यशपाल आर्य की तरफ से किए गए हैं। वहीं पर बीजेपी नेताओं के टिप्पणी पर कांग्रेस का ये बड़ा कटाक्ष है। आपको बताते चले कि बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बीते कई दिनों से कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की जो कोशिश चल रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है, उसमें अब कांग्रेस भी अपनी तरफ से सजग होकर लगातार बयानबाजी करके पलटवार कर रही है। अब देखिए भाजपा क्या कह रही है। प्रधानमंत्री का और भाजपा का एक ही वाच राहुल गांधी पर ही सीमित रह गया है। पूरा केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी है। देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी, देश की आशा राहुल गांधी जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी दिल और दिमाग में राहुल गांधी जी बसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज देश की दिशा में जा रहा है। अब देखिए
भाजपा क्या कह रही है, प्रधानमंत्री का और भाजपा का एक ही वाच राहुल गांधी पर ही। तो देखिए, अभी आपने यहाँ पर यशपाल आर्य को सुना, उन्होंने किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में जो बातें कही है। उत्तराखंड में इस वक्त चुनावी माहौल के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच में यशपाल आर्य की तरफ से ये पलटवार बीजेपी के लिए था। आपको बता दें कि बीजेपी के ऊपर ये पलटवार उन्होंने जब किया तो उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि राहुल गांधी के ऊपर जो ये कटाक्ष किए जा रहे हैं, जो उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है और जिस तरह से उनको लेकर के लगातार बातें की जा रही हैं, वो दरअसल इसलिए की जा रही क्योंकि उनके दिल और दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जितेंद्र से। जितेंद्र, जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर बयानबाजी का जो दौर है वो बीजेपी की तरफ से चल रहा है, उसी बीच में यशपाल आर्य की तरफ से ये बड़ा पलटवार, क्या रूपरेखा यहाँ पर उत्तराखंड की सियासत में दिखाई दे रहा है और क्या मायने हैं इसके, ये बताइएगा। आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो अपने चरम पर रहता है जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मुख्य पार्टियां हैं देश भर में, तो दोनों के बीच जो जुबानी जंग है वो भी काफी तेज है। तो इसी क्रम में जो राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणियां आ रही हैं जी। उस पर जो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं के दिल और दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं जी। देश की उम्मीद है राहुल गांधी, ये उनका कहना है, और देश के केंद्र बिंदु भी राहुल गांधी हैं। तो भाजपा नेताओं के लगातार इस बयानबाजी से वो नाखुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो इस तरीके की बयानबाजी है वो राजनीति, लोकतंत्र में जो राजनीति है उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो है उनमें वो देश का भविष्य देखते हैं, तो लिहाजा उनको उनका बचाव करना था और उनकी पार्टी के नेता हैं तो उनका भी एक दायित्व बनता है कि अपने नेता का बचाव किस तरीके से किया जा सके। बिल्कुल। यहाँ पर जितेंद्र, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कटाक्ष किए जा रहा था और अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, उसमें यशपाल आर्य की तरफ से जो ये बयान सामने आया है, इससे उत्तराखंड में क्या भूमिका बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, यशपाल आर्य ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि दिल और दिमाग पर राहुल गांधी ही छाए हुए हैं बीजेपी नेता के, तो इससे क्या समझ में आ रहा है अब? देखिए, उत्तराखंड में भूमिका जो होनी थी वो तो मतपेटियों में बंद हो चुकी है और उत्तराखंड में इसकी कोई भूमिका या इसका कोई असर अब देखने वाला नहीं है। वो अब आगामी चुनाव में ही कभी देखने को मिलेगा या उपचुनाव होगा तो उसमें देखने को मिलेगा जी। रही बात बयानबाजी की, तो ये सिर्फ मात्र एक औपचारिकताएं होती हैं जिनको नेता समय समय पर दर्शाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला है और पूरे देश भर में चुनाव चल रहे हैं, तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो स्वाभाविक है, हर दल की तरफ से होती है। दोनों विपक्षी दल हैं तो एक दूसरे पर जरूर बयानबाजी करेंगे। उस लिहाज से अगर देखें तो उत्तराखंड से इस बयान के कोई बहुत बड़े मायने नहीं निकलने वाले हैं और इसका देश की राजनीति में यशपाल आर्य के बयान का या यशपाल आर्य की प्रतिक्रिया का कोई असर पड़े, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सार्थकता होगी, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसमें भी कोई असर इस बयानबाजी का पड़ने वाला है नहीं। तो कुल मिलाकर नेताओं की औपचारिकताएं हैं और अपने नेता के बचाव में बयानबाजी करनी है, तो उसी सिलसिले में यशपाल आर्य ने भी ये बयान दिया है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए धन्यवाद जितेंद्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुनावी माहौल के बीच में, हालांकि उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब कांग्रेस भी सजग रूप से अपने पलटवार को आगे बढ़ा रही है, अपनी भूमिका और भी ज्यादा दृढ़ और यहाँ पर जो है दिखाती बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में आगामी 13 मई से उत्तराखंड प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर प्रीमियर लीग के लिए रुड़की के रामपुर से 3 खिलाड़ियों को खरीदा गया है, जिसमें अंकित शर्मा को ऑलराउंडर के तौर पर हरिद्वार वॉरियर्स टीम में शामिल किया गया है, जहां इन्हें 21 लाख में खरीदा गया। इसके साथ ही इफ्तिखार को भी चमोली चैलेंजर्स की टीम ने बॉलर के रूप में 21 लाख में खरीदा है। वहीं ऑलराउंडर इसरार को बागेश्वर बुलश ने
5 लाख रुपए में खरीदकर टीम में शामिल किया है। तीनों खिलाड़ियों के नाम की घोषणा होने पर दोनों के गांव में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी 13 मई से उत्तराखंड प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत होगी। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रत्येक टीम में प्रदेश के 8 खिलाड़ी और बाकी खिलाड़ी अन्य प्रदेशों के शामिल होंगे। इधर मसूरी देहरादून मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 4 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरी 2 युवतियों को खाई से रेस्क्यू करके बाहर निकाला और देहरादून हायर सेंटर में भेजा गया। बड़ी खबर रुड़की से है, जहां दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट डबल स्टोरी वोल्वो बस हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि बेकाबू बस नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई। घटना में चौकी में तैनात होमगार्ड समेत 6 यात्री घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर उपचार के लिए भेज दिया। आपको फिर से जानकारी देते हुए चले कि तेज रफ्तार का कहर लगातार उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। उसी बीच में उत्तराखंड में लगातार ये अनियंत्रित कारों और टक्कर की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच ये बड़ी खबर रुड़की से सामने आई, जहां पर चौकी में तैनात होमगार्ड समेत 6 लोग इस हादसे के शिकार हुए। आपको बताते चले कि पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल भेज दिया है, जहां पर सुचारू रूप से उनका इलाज चल रहा है। जानकारी दे दे आपको कि तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हुई है। आपको बताते चले कि अनियंत्रित होकर के ये टक्कर लगी, उसके बाद ये पलट गई। उसके बाद इसमें करीब 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। चौकी में उस समय होमगार्ड समेत 6 लोग थे जो कि मौके पर घायल हुए हैं, जिनकी खबरें सामने आ रही है। हालांकि उनका इलाज जारी है। वहीं हरिद्वार में पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पुलिस और सीआईयू की मदद से 2 अवैध हथियारों के सप्लायर्स को हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 3 तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र में बीते दिनों हुई युवक की निर्मम हत्या के बाद अवैध असला सप्लाई होने की बात सामने आई थी, जिसके चलते एसएसपी के आदेश पर पुलिस और सीआईयू की टीम अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले लोगों की तलाश में जुटी थी, जिसके नतीजे में अभी 2 सप्लायर्स को हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। आपको बताते चले कि लगातार इस तरह से खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर जांच करते हुए हरिद्वार से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए, साथ में कई और बड़ी जानकारियां भी सामने आई। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।